12 जून ये वही दिन था जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाते हुए देश की राजनीति को हिलाकर रख दिया। साल था 1975 और फैसला था देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव में गड़बड़ी करके जीत हासिल करने का। सजा सुनाई गई और 6 साल तक उन्हें किसी भी सार्वजनिक पद पर बने रहने से बाधित कर दिया गया। यह फैसला उस तूफान की आहट था जो जल्द ही पूरे देश में फैलने वाला था। तूफान का नाम था आपातकाल। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हनन शुरू हो गया। पत्रकारों को जेल में डाला जाने लगा। विपक्ष एकजुट होकर सड़कों पर उतर चुका था। इंदिरा गांधी पर आरोप लगे कि उन्होंने चुनाव प्रचार में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया। उनके प्रचार में सरकारी अफसर, पुलिस और यहां तक कि सेना के लोग भी शामिल थे। चुनाव प्रचार के लिए उन्होंने सरकारी गाड़ियां इस्तेमाल की। लोगों को लुभाने के लिए शराब और कंबल बांटे गए। और तो और चुनाव खर्च की जो सीमा 35,000 रुपए थी उसे भी बहुत पीछे छोड़ दिया गया। हाई कोर्ट में सुनवाई चली। दोनों पक्षों ने अपनी बात रखी। देश की सबसे ताकतवर महिला इंदिरा गांधी अब कटघरे में थी। और फिर वो ऐतिहासिक दिन आया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने पूरे देश को झकझोर दिया, हिलाकर रख दिया। इंदिरा गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई। प्रधानमंत्री का पद छोड़ना पड़ेगा और अगले 6 साल तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकेंगी। कोर्ट ने कांग्रेस को एक नया प्रधानमंत्री चुनने के लिए 20 दिन की मोहलत दी। पूरे देश में जैसे सन्नाटा सा छा गया हो। पर क्या इंदिरा गांधी ने हार मानी? क्या कांग्रेस उन्हें बदलने को तैयार थी या फिर कुछ और बड़ा होने वाला था? कोर्ट को ऐसे क्या सबूत हाथ लगे जिसने इंदिरा गांधी की सांसदी छीनकर प्रधानमंत्री को किसी भी मीटिंग में बैठने पर रोक लगाते हुए उनसे हर तरह के वोटिंग अधिकार, वोटिंग राइट्स छीन लिए गए? कौन थे राजनारायण जिन्होंने हाईकोर्ट में इंदिरा गांधी की जीत को चैलेंज किया? स्टोरीज अनटोल्ड के इस एपिसोड में कहानी इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले की जो कारण बना आपातकाल का। I regard myself as a soldier, though a soldier of peace. Let us leave aside slogan. At the stroke of the midnight hour. साल था 1971। देश में 5वीं लोकसभा चुनावों की गहमागहमी थी। पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हो चुका था और चारों ओर सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, इंदिरा गांधी। ऐसा लग ही रहा था मानो अब उन्हें कोई रोक नहीं सकता। चुनावों के नतीजे भी साबित कर चुके थे कि इंदिरा ही जनता की पसंद थी। 518 में से 352 सीटें जीतकर कांग्रेस जबरदस्त जीत हासिल कर चुकी थी। लेकिन समय दबे पांव कांग्रेस की इस जीत की खुशी को शोक में बदलने जा रहा था। 10 मार्च 1971 को इंदिरा गांधी ने उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से चुनाव लड़ा और अपने निकटतम प्रतिद्वंदी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेता राजनारायण को 1,10,000 वोटों से हराकर भारी जीत दर्ज की। ये जीत जितनी बड़ी थी उतनी ही चुनौतीपूर्ण साबित होने वाली थी। वोटिंग के बाद अपनी जीत को लेकर सबसे संतुष्ट नेता शायद राजनारायण ही थे। आत्मविश्वास से इतने लबरेज के नतीजे आने से पहले ही विजय जुलूस निकालने की तैयारी में जुट गए। लेकिन नतीजों के दिन अपनी हार को स्वीकार करना राजनारायण को गवारा कतई नहीं था। उन्हें यकीन था इस हार के पीछे गहरी साजिश रची गई है। फिर आया वो दिन 24 अप्रैल 1971। इलाहाबाद हाईकोर्ट में उन्होंने एक याचिका दाखिल करके सीधे देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की चुनावी जीत को चुनौती दे डाली। ये कानूनी लड़ाई अब एक राजनीतिक मोर्चा बन चुकी थी जिसके दूरगामी असर देश को बदल देने वाले थे। चुनाव याचिका दरअसल एक कानूनी प्रक्रिया होती है जो सीधे हाईकोर्ट में दाखिल की जाती है। इसका उद्देश्य किसी उम्मीदवार के चुनाव को चुनौती देना होता है। ऐसी याचिका चुनाव के नतीजे घोषित होने के 45 दिनों के भीतर दाखिल करनी होती है। 1951 के रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में यह स्पष्ट किया गया है कि किन आधारों पर किसी उम्मीदवार के चुनाव को अवैध ठहराया जा सकता है। इसके सेक्शन 123 में कुछ करप्ट प्रैक्टिसेस की लिस्ट दी गई है जिन्हें अगर अदालत में साबित कर दिया जाए तो चुनाव रद्द हो सकता है। जब कोई चुनाव याचिका हाई कोर्ट में सुनी जाती है तो हाई कोर्ट पहले फेज में एक ट्रायल कोर्ट जैसी शक्तियां अपनाती है। इसका मतलब ये होता है कि गवाहों से जिरह होती है, सबूतों की गहराई से जांच की जाती है, वैसे ही जैसे किसी क्रिमिनल केस में होता है। जबकि सामान्यतः हाईकोर्ट इस तरह की प्रक्रिया नहीं अपनाया करती है। और एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुना दिया जाता है जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा के द्वारा 12 जून 1975 के दिन।
चुनाव रद्द कर दिया गया था और 20 दिन के भीतर नया प्रधानमंत्री चुनने का आदेश भी सुनाया जा चुका था। दिलचस्प बात यह थी कि इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द करने का फैसला केवल 2 प्रमुख कारणों पर आधारित था। राजनारायण ने उन पर कई आरोप लगाए थे, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्यादातर आरोपों को खारिज कर दिया। सिर्फ 2 गंभीर बातें थीं जो इंदिरा गांधी की चुनावी वैधता पर भारी पड़ी। इंदिरा गांधी के खिलाफ जो सबसे बड़ा आरोप साबित हुआ वो ये था कि उन्होंने चुनाव प्रचार में सरकार की मदद ली थी। हाईकोर्ट के मुताबिक 1 और 25 फरवरी 1971 को जब इंदिरा गांधी रायबरेली में चुनाव प्रचार कर रही थी, तब उनके चुनाव एजेंट यशपाल कपूर ने डीएम और एसपी और राज्य सरकार के गृह सचिव की मदद से इंदिरा के लिए एक बड़ा सा बहुत ही भव्य स्टेज, लाउड स्पीकर और बैरिकेड लगवाए थे। इसके साथ साथ इंदिरा गांधी के रोड शो और उनकी सभाओं में पुलिस बल भी तैनात किया गया था। अदालत ने माना कि यह सब सरकारी मशीनरी का चुनाव में इस्तेमाल हुआ था, जो चुनावी नियमों के खिलाफ है। यह काम रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के सेक्शन 123 के सब सेक्शन 7 के तहत एक तरह की भ्रष्ट प्रथा या करप्ट प्रैक्टिस मान लिया गया। यही आरोप इंदिरा गांधी के चुनाव को रद्द कराने में सबसे अहम साबित हुआ। इंदिरा गांधी के खिलाफ दूसरा बड़ा आरोप यशपाल कपूर को लेकर था, जिन्हें उन्होंने अपना चुनाव एजेंट बनाया था। यशपाल कपूर उस वक्त भारत सरकार में गजेटेड ऑफिसर थे। वो प्रधानमंत्री सचिवालय में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी के पद पर काम कर रहे थे। बाद में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया और वो इंदिरा गांधी के चुनाव एजेंट बना दिए गए। मामला इस बात पर अटका था कि उनका इस्तीफा असल में किस दिन से मान्य माना जाए। यशपाल कपूर ने 13 जनवरी 1971 को इस्तीफा दिया और सरकार ने उसे 14 जनवरी से प्रभावी मान लिया। इस बारे में प्रधानमंत्री सचिवालय ने 25 जनवरी को एक सरकारी सूचना यानी कि नोटिफिकेशन भी जारी की। इसके बाद 4 फरवरी 1971 को यशपाल कपूर को इंदिरा गांधी का आधिकारिक चुनाव एजेंट बनाया गया। उसी दिन उनका नामांकन वाला फॉर्म चुनाव अधिकारी को सौंपा गया। लेकिन अदालत ने यह देखा कि भले ही इस्तीफा 14 जनवरी से स्वीकार कर लिया गया हो, पर जब तक उसकी आधिकारिक सूचना नहीं आई थी तब तक उन्हें सरकारी अधिकारी ही माना जाएगा। इस वजह से चुनाव एजेंट के रूप में उनकी नियुक्ति भी चुनाव नियमों के खिलाफ मानी गई। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा कि इंदिरा गांधी ने 29 दिसंबर 1970 से खुद को चुनाव के लिए उम्मीदवार के रूप में पेश करना शुरू कर दिया था। कोर्ट ने यह भी माना कि यशपाल कपूर का इस्तीफा भले ही 13 जनवरी 1971 को दिया गया था, लेकिन जब तक उसकी सरकारी सूचना 25 जनवरी को जारी नहीं हुई तब तक उन्हें सरकारी अधिकारी ही माना जाएगा। इस बीच कपूर ने इंदिरा गांधी के कहने पर 7 जनवरी को मुंशीगंज और 19 जनवरी को कला में चुनावी भाषण दिए थे। उस समय वे अब भी सरकार के गजेटेड ऑफिसर थे, इसलिए अदालत ने तय किया कि इंदिरा गांधी ने एक सरकारी अधिकारी से अपने चुनाव प्रचार में मदद ली थी। इन्हीं 2 बातों को आधार बनाकर हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द कर दिया। कुछ आरोप ऐसे भी थे जो इंदिरा गांधी के पक्ष में गए। हाईकोर्ट ने सबूतों के अभाव में आरोपों को मंजूर नहीं किया। राजनारायण ने दावा किया था कि इंदिरा गांधी के कहने पर सेना ने उन्हें चुनाव प्रचार में मदद दी थी। उन्होंने कहा कि 1 और 25 फरवरी यानी 1 फरवरी और 25 फरवरी 1971 को चुनाव सभाओं में पहुंचने के लिए वायुसेना के जहाज और हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किए गए, जिन्हें सेना के अफसर खुद उड़ा रहे थे। लेकिन हाई कोर्ट ने इस बात को नहीं माना और कहा कि इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। एक और आरोप था कि इंदिरा गांधी के कार्यकर्ताओं ने लोगों को लुभाने के लिए रजाई, कंबल, धोती और शराब बांटी थी ताकि वे इंदिरा के पक्ष में वोट दें। लेकिन अदालत में यह सब साबित नहीं हो सका। हाईकोर्ट ने इसे भी खारिज कर दिया। इंदिरा गांधी ने सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, लेकिन उस समय कोर्ट अवकाश पर था। ऐसे में एक अंतरिम आदेश आया जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर अस्थायी रोक लगा दी गई। इस आदेश के तहत इंदिरा गांधी को संसद की बैठकों में शामिल होने की अनुमति तो दे दी गई, लेकिन शर्त यह थी कि वे न तो बहस में भाग ले सकती थीं और न ही मतदान कर सकती थीं। उस समय देश एक बेहद नाजुक दौर से गुजर रहा था। युद्ध के बाद भारत की आर्थिक स्थिति डगमगा चुकी थी। देश के संसाधन पर भारी दबाव था, महंगाई तेजी से बढ़ रही थी और बेरोजगारी अपने चरम पर थी। हालात यहां तक पहुंच गए कि सरकार अपने आर्थिक वादों को भी पूरा नहीं कर पा रही थी। ऐसे माहौल में विरोधी दल इन सारी समस्याओं का दोष इंदिरा गांधी को दे रहे थे। विपक्ष के कई नेता क्रांति करने सड़कों पर थे। पुलिस और सेना से अपील कर रहे थे कि वे इंदिरा गांधी के आदेश न माने। ऐसा ही सीधा आह्वान जयप्रकाश नारायण ने भी किया था। एक विदेशी पत्रकार का कहना तो यह भी था, अगर सच पूछा जाए तो आपातकाल की स्क्रिप्ट जयप्रकाश नारायण
और इंदिरा गांधी दोनों ने मिलकर लिखी थी। इससे पहले जयप्रकाश नारायण ने अपने समर्थकों के साथ संपूर्ण क्रांति की घोषणा की थी। कुछ लोगों ने कोशिश की थी कि इंदिरा गांधी और जयप्रकाश नारायण के बीच किसी तरह समझौता हो जाए, लड़ाई शांत हो जाए। इस पहल में जयप्रकाश की ओर से चंद्रशेखर, कृष्णकांत और प्रोफेसर PN धर शामिल थे। वहीं दूसरी ओर कम्युनिस्ट पार्टी, नंदिनी सतपथी, KP गणेश, अरुणा आसिफ अली और आदित्य नारायण जैसे लोग इस बात के पक्ष में थे कि समझौते का कोई मतलब ही नहीं है। उनका मानना साफ साफ ये था कि इंदिरा गांधी को अब और देर नहीं करनी चाहिए और जल्द से जल्द आपातकाल लागू कर देना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण क्रांति के नाम पर देश को अराजकता की ओर धकेला जा रहा था। इन सभी घटनाओं के बीच इंदिरा गांधी ने तय किया कि वो संपूर्ण क्रांति को सीधे टक्कर देंगी और यही फैसला आपातकाल का रास्ता बन गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। मामला चल ही रहा था और देश की राजनीति में गहरी बेचैनी फैलने लगी थी। उधर नई दिल्ली तक ऐसी खबरें पहुंचने लगी थी कि कुछ ताकतें भारतीय उपमहाद्वीप के नेताओं को खत्म करने की साजिश रच रही हैं। इन ताकतों को पाकिस्तान के टूटने और बांग्लादेश के जन्म से गहरी नाराजगी थी। जिन नेताओं को निशाना बनाने की योजना थी उनमें इंदिरा गांधी, बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान और पाकिस्तान के जुल्फिकार अली भुट्टो जैसे नाम शामिल थे। इसी दौरान ऐसी ही एक चेतावनी क्यूबा की कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति से भी आई। इस संदेश पर खुद राष्ट्रपति फिदेल कास्ट्रो ने हस्ताक्षर किए थे। फिदेल कास्ट्रो और फिलिस्तीन के नेता यासर अराफात दोनों ने इंदिरा गांधी को आगाह किया कि उनके खिलाफ एक गहरा षड्यंत्र चल रहा है। इसी बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया था। क्या वो फैसला सही था या किसी दबाव में दिया गया? इस पर अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले ने उनके विरोधियों को मौका दे दिया कि वे उनके इस्तीफे की जोरदार मांग करें। एक समय तो ऐसा भी आया जब इंदिरा गांधी खुद इस्तीफा देने के बारे में सोचने लगी थी, लेकिन तभी उनके करीबियों और कुछ वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें चेताया कि अगर उन्होंने इस्तीफा दिया तो ये भारत की राजनीतिक स्थिरता के लिए एक बड़ा झटका होगा। इससे उन ताकतों का हौसला बढ़ेगा जो भारत को कमजोर और अस्थिर करना चाहते हैं। इन खतरनाक संकेतों पर अपनी चिंता जाहिर करते हुए इंदिरा गांधी ने कहा था, मुझे इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि कुछ लोग मुझे व्यक्तिगत तौर पर नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन मुझे इसकी गहरी चिंता है कि उनका असली निशाना भारत है, वो भारत जिसे हमने बड़ी मुश्किलों से खड़ा किया है। फिर आई 25 जून 1975 की रात, एक ऐसा मोड़ जिसे भारतीय लोकतंत्र की सबसे धुंधली रात कहा गया। इन तमाम दबावों और हालातों को देखते हुए आखिरकार राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने प्रधानमंत्री की सलाह पर आंतरिक अशांति का हवाला देते हुए देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। इसके बाद उठाया गया एक और चौंकाने वाला कदम, 39वां संविधान संशोधन। इसके तहत अनुच्छेद 329A जोड़ दिया गया, जिसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव को अब देश की किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसका साफ मतलब था सुप्रीम कोर्ट में इंदिरा गांधी के खिलाफ चल रही सुनवाई अब बेमानी सी हो गई थी। इस संशोधन ने देश की न्यायपालिका की ताकत को सीधा चुनौती दी। सवाल उठने लगे, क्या यह संविधान में बदलाव का अधिकार है या लोकतंत्र पर हमला? क्या संसद को यह अधिकार है कि वो चुनावी विवादों पर अंतिम फैसला अदालतों को दरकिनार करके सुनाए? एक नई याचिका दाखिल हुई जो अब केवल इंदिरा गांधी नहीं बल्कि पूरे संविधान की आत्मा से जुड़ी थी। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि 39वें संशोधन ने न्यायिक समीक्षा जैसी मूल शक्ति को निष्क्रिय कर दिया है। अगर कोई प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष गलत तरीके से चुनाव जीतता है तो क्या अदालत कुछ नहीं कर सकती? याचिकाकर्ता ने जोर दिया कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन न्यायपालिका की भूमिका नहीं ले सकती। उन्होंने केशवानंद भारती वर्सेस शंकर प्रसाद मामलों का हवाला देते हुए तर्क दिया कि इस तरह के सीधे चुनावी हस्तक्षेप पर पहले कभी चर्चा नहीं हुई थी। वहीं इंदिरा गांधी के वकीलों ने भी अपनी दलीलें रखी। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण देते हुए कहा कि कई देशों में चुनावी विवादों का निपटारा अदालतें नहीं, राजनैतिक संस्थाएं करती हैं। सरकार ने यह भी कहा कि अब तक जितने भी बड़े संशोधन हुए हैं उनमें चुनावी विवादों की चर्चा नहीं हुई। और सबसे अहम बात उन्होंने कहा कि रूल ऑफ लॉ संविधान में एक मौलिक सिद्धांत नहीं है और केवल अनुच्छेद 14 से इसे जोड़ना उचित नहीं है। अंततः सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा 329A की उपधारा 4 जो 39वें संशोधन के जरिए जोड़ी गई थी असंवैधानिक है, यानी संसद की कोशिश के प्रधानमंत्री के चुनाव को चुनौती ना दी जा सके विफल हो गई।
कोर्ट ने कहा संसद संविधान संशोधित कर सकती है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती। इस बुनियादी ढांचे में शामिल है लोकतंत्र की आत्मा, कानून का राज, हर व्यक्ति को न्याय पाने का अधिकार। अब बचा था सबसे बड़ा सवाल, क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला सही था? क्या इंदिरा गांधी दोषी थी? जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तब राजनारायण ने इन आरोपों पर जोर नहीं दिया। उन्होंने खुद माना कि इन आरोपों को साबित करने के लिए उनके पास पर्याप्त सबूत नहीं है। इसी कारण अदालत ने इन्हें गिनती में नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी विस्तार से विचार किया और फैसला सुनाया कि इंदिरा गांधी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि उन्होंने जानबूझकर भ्रष्ट आचरण किया। उन्होंने चुनाव में जो खर्च किया वो व्यक्तिगत नहीं बल्कि पार्टी सहायता के रूप में था। यशपाल कपूर की भूमिका को भी अदालत ने गैर सरकारी माना क्योंकि इस्तीफा देने के बाद उन्होंने मदद की थी। इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला पलट दिया। इंदिरा गांधी को क्लीन चिट मिल गई, उनका चुनाव वैध ठहराया गया और वो प्रधानमंत्री के रूप में बनी रही। लेकिन इस फैसले तक पहुंचते पहुंचते भारत बहुत कुछ झेल चुका था, आपातकाल लग चुका था, लोकतंत्र का दम घुट चुका था और विपक्ष जेल में था। ऐसा और क्या घटित हुआ? आपातकाल का वो अधूरा सच अगले भाग में। अभी के लिए धन्यवाद। कोई सलाह हो, सुझाव हो, सवाल हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि हम आपके सवालों का जवाब अपने वीडियो में देने की कोशिश कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।